आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन अली अल लब्बार और उनकी कंपनी एमआर प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखते हैं कैसे एक आदमी के विजन ने एक शहर की तस्वीर बदल दी। और ये सिर्फ इमारतें बनाने की कहानी नहीं है, ये एक सोच की कहानी है कि कैसे रेगिस्तान में ग्लोबल शहर बसाया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं अल लब्बार के शुरुआती जीवन से। 1956 में दुबई में जन्म। पिता समुद्री व्यापार में थे, मतलब दाऊ कैप्टन थे। इतनी कम उम्र में दुनिया देखना, व्यापार होते देखना, इसने जरूर उनके सोचने के तरीके पर असर डाला होगा। अमेरिका गए, सियाटल यूनिवर्सिटी से फाइनेंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री। इससे उन्हें एक ग्लोबल नजरिया मिला, एक इच्छा जगी कि दुबई को भी दुनिया के मॉडर्न शहरों जैसा बनाया जाए। ये बात दिलचस्प है कि दुबई लौटकर उन्होंने सीधे बिजनेस नहीं शुरू किया। पहले सरकारी नौकरी की, दुबई के आर्थिक विकास विभाग के डायरेक्टर जनरल बने। इस रोल में रहकर उन्होंने दुबई को एक ग्लोबल ट्रेड सेंटर बनाने की पॉलिसीज पर काम किया। तो उन्हें सिस्टम की, सरकार के काम करने के तरीके की एक गहरी समझ मिली और इसी अनुभव के साथ 1997 में एमआर प्रॉपर्टीज की शुरुआत हुई। विजन कहीं ज्यादा बड़ा था। दुबई को दुनिया के नक्शे पर लाना था, एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाना था, व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए और हाँ, लग्जरी लिविंग के लिए भी। और ये कॉन्सेप्ट उस समय दुबई के लिए कह सकते हैं काफी नया था। इतने बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाना, इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतना, ये सब तो बड़ी चुनौतियां रही होंगी। लेकिन एल्बार का विजन बहुत साफ था और वो डटे रहे। और शुरू से ही उनका फोकस क्वालिटी और इनोवेशन, मतलब कुछ नया करने पर था। इसी ने कंपनी की नींव मजबूत की। एमआर का पहला बड़ा प्रोजेक्ट था दुबई मरीना, एक मानव निर्मित नहर के किनारे बसा पूरा शहर। इसने दिखाया कि एमआर बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट संभाल सकती है। फिर जो हुआ, उसने तो दुनिया भर में एमआर का नाम कर दिया। 2010 में बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, और 2008 में दुबई मॉल, जो दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है। और ये एमआर की इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट स्किल्स का सबूत तो थे ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी था उनका वो इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन बनाने का आइडिया। ये सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं थे, ये एक पूरी जीवन शैली बेच रहे थे, एक एस्पिरेशन। बुर्ज खलीफा में अरमानी होटल, ये बहुत स्मार्ट मूव था। इससे न सिर्फ फाइनेंस और एक्सपर्टीज मिली, बल्कि ब्रांड वैल्यू भी जुड़ी। अरमानी जैसे लग्जरी ब्रांड को जोड़ने से बुर्ज खलीफा सिर्फ एक ऊंची इमारत नहीं रह गया, वो एक खास लाइफस्टाइल का सिंबल बन गया। इसने सही तरह के खरीदारों और इन्वेस्टर्स को खींचा। उन्होंने हॉस्पिटैलिटी में कदम रखा, जैसे एड्रेस होटल्स, रिटेल में एमआर मॉल्स। इससे उनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाई हुआ, मजबूत बना और किसी एक बाजार या सेगमेंट पर निर्भरता कम हुई। और उनकी कंपनी की संस्कृति में इनोवेशन, मतलब नई खोज और एक्सीलेंस पर बहुत जोर है। दुबई क्रीक हार्बर जैसे उनके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें एनर्जी बचाने वाले डिजाइन, पानी बचाने के तरीके, सोलर एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल शामिल है। वो ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस पर जोर दे रहे हैं। अल लब्बार का विजन तो स्मार्ट, सस्टेनेबल शहर बनाने का है। कंपनी एशिया और अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों पर भी नजर रख रही है। चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं, इकोनॉमी का उतार चढ़ाव, कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन रियल एस्टेट में जो डिजिटल बदलाव आ रहा है और सस्टेनेबिलिटी पर जो ग्लोबल फोकस है, वो नए मौके भी बना रहा है मार्केट के लिए। और वो हमेशा नवाचार, मतलब इनोवेशन और उत्कृष्टता पर जोर देते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जिससे निर्माण बेहतर होता है, और स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट भी वो लाए। सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान है, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी भी है उनकी एमआर फाउंडेशन के जरिए। आज उनकी संपत्ति $20 बिलियन से ज्यादा है और सालाना राजस्व $6 बिलियन से ऊपर। दुबई फाइनेंशियल मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। अब आते हैं दुबई के पूरे रियल एस्टेट बाजार पर, जिसे अक्सर सोने की खान कहा जाता है। आंकड़े भी कुछ ऐसे ही दिखते हैं। मुंबई, दिल्ली या लंदन, न्यूयॉर्क की तुलना में यहाँ कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, सालाना 5 से 8%। और रेंटल यील्ड यानी किराए से होने वाली कमाई, वो भी काफी आकर्षक बताई जाती है। कहते हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर महीने का 70,000 से 1.2 लाख तक आ सकता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो गिनाया जाता है वो है टैक्स। किराए की आय पर, कैपिटल गेन्स पर, प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स नहीं। और यही वजह है कि दुनिया भर से अमीर निवेशक, सेलिब्रिटीज, अरबपति सब यहाँ पैसा लगा रहे हैं। मुकेश अंबानी, शाहरुख खान, कई नाम हैं।
और इसके साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कम प्रदूषण, ये दावे भी किए जाते हैं। ये सब मिलकर दुबई को एक आकर्षक डेस्टिनेशन बनाते हैं। लेकिन ये चमक जो है वो काफी हद तक बाहरी पूंजी और ग्लोबल सेंटिमेंट पे टिकी है। कुछ बाजार के संकेतक अभी ठीक लगते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि, घरों की सप्लाई से ज्यादा है, मतलब मांग बनी हुई है, नए घर भी तेजी से बिक रहे हैं। एब्जॉर्प्शन रेट यानी नए बने घरों के बिकने की दर करीब 89% है, जो मजबूत मानी जाती है। लेकिन प्राइस टू इनकम रेशियो देखिए, वो करीब 6.7 है। मतलब एक औसत घर खरीदने में लोगों को अपनी करीब 7 साल की पूरी कमाई लगानी पड़ती है। लंदन या मुंबई से कम है, पर यह फिर भी दिखाता है कि घर महंगे हैं, खासकर मध्यम वर्ग के लिए। सबसे बड़ा खतरा मेरे हिसाब से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दुबई की अत्यधिक निर्भरता है। याद कीजिए 2008 जब अमेरिका में संकट आया तो दुबई का रियल एस्टेट मार्केट 50-60% तक गिर गया था। तो अगर अमेरिका में फिर से कोई बड़ी मंदी आती है तो दुबई पर इसका सीधा और बड़ा असर पड़ सकता है। ये सबसे बड़ा बाहरी जोखिम है। As a financial capital and tourist mecca in the Persian Gulf, then the global crisis reached this outpost and the boom turned into a bust. Now these men, like thousands of others, are out of work. They huddle, hoping mistakenly that this journalist can offer jobs. Zafar Abbasi was a steel worker. He came to the United Arab Emirates 2 years ago. He says he recently lost his job, and now without money coming in, life is hard. No money for the foods. Everything is more expensive. For example, foods, medicines, and rents. These men were among the army of foreign laborers that built Dubai when the economy was booming. Many have been unemployed for more than a month. They say they cannot return home because their employers are holding their passports and have ordered them to wait until work picks up. Some projects are still going ahead, thanks in part to the $10 billion bailout from UAE's capital, Abu Dhabi. But many workers are unemployed and stuck here. In the meantime, many Western professionals have simply left. Foreign news reports claim 3,000 cars have been abandoned at the Dubai airport parking lot, left behind by debt-ridden foreigners fleeing the country. दुबई में भले टैक्स ना हो, पर जैसे कोई भारतीय निवेशक है, उसे अपनी दुबई की आय या मुनाफे पर भारत में तो टैक्स देना ही होगा। और एक और बड़ी दिक्कत है लोन की। भारतीय नागरिक फीमा नियमों की वजह से, वो नियम जो विदेश पैसा भेजने को कंट्रोल करते हैं, दुबई प्रॉपर्टी के लिए भारत से आसानी से होम लोन नहीं ले सकते, या फिर यूएई के किसी बैंक से लोन लेना होगा जिसके अपने नियम और शर्तें होंगी। ये भी एक दिलचस्प पहलू है। क्या ये नई परियोजनाएं सिर्फ वैश्विक पूंजी खींचने का एक नया और चमकीला तरीका है, या क्या इन्होंने वाकई 2008 जैसे पिछले झटकों से सबक सीखा है और एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ मॉडल बनाने की कोशिश कर रही है? दुबई का अगला अध्याय इसी सवाल के जवाब पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।